भी डिनोट करते हैं और डेल एक्स अपॉन डेल पी एक्स से भी डिनोट करते हैं। बफर कैपेसिटी फाई से भी डिनोट करते हैं और डेल एक्स बाई डेल पी एक्स से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है बफर कैपेसिटी, समझ लीजिए फिर लिखवा दें। मान लो आपके पास बच्चों कोई बफर है 1 लीटर, इसकी पीएच है मान लो 8.5। पीएच को देखते ही समझ गए ये बेसिक बफर है। अच्छा, तुम इसमें चुटकी भर एसिड या बेस डालोगे तो इसकी पीएच पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और पड़ेगा भी तो इतना छोटा होगा, उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक, अब सुनना, हमने बेटा इसके ऊपर किसी एसिड या किसी बेस का इतना अमाउंट डाला, एन को मोल्स बोलते हैं, इतने मोल्स डाले कि इसकी पीएच में 1 यूनिट का चेंज हो गया। ऑफ कोर्स एसिड के मोल डाले होंगे तो 1 यूनिट के चेंज का मतलब है 1 यूनिट कम हो गई होगी, और बेस के मोल डाले होंगे तो 1 यूनिट बढ़ गई होगी। सुनना, 1 लीटर बफर की पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए किसी एसिड या बेस के जितने मोल डाले जाते हैं वही मोल कहलाते हैं बफर कैपेसिटी। बच्चों चुटकी भर डालोगे तो चुटकी भर भी चेंज नहीं होता है, हमें तो चेंज करना था 1 यूनिट का, तो अच्छा खासा एसिड और बेस डालना पड़ेगा। उसी एसिड और बेस के मोल्स को कहते हैं बफर कैपेसिटी। ओके, तो आप बताइए, सुनाइए बफर कैपेसिटी को हिंदी में, सुनाइए सुनाइए क्या है। 1 लीटर बफर की पीएच 1 यूनिट बदलने के लिए किसी एसिड या बेस के जितने मोल डालने पड़ते हैं वही उस बफर की बफर कैपेसिटी कहलाता है। लिखवा देंगे अभी, थोड़ा और इसको करते हैं, थोड़ा और सोचते हैं इसके बारे में। ठीक, सोचो, सोच के बताना। एक बफर है, उसकी बफर कैपेसिटी है 20, सोचना, और एक दूसरा बफर है, उसकी बफर कैपेसिटी है 40। सोचो पहले, बफर कैपेसिटी 20 का मतलब है कि इस बफर के 1 लीटर की पीएच 1 यूनिट चेंज करने के लिए किसी एसिड या बेस के 20 मोल डाले होंगे, हाँ या ना। और इस बफर के 1 लीटर की पीएच 1 यूनिट बदलने के लिए किसी एसिड या बेस के 40 मोल डाले होंगे। तो तुम बताओ 1 यूनिट बदलने में ज्यादा मशक्कत किसमें करनी पड़े, दूसरे वाले। मतलब ये अपनी पीएच को इजीली चेंज होने नहीं दे रहा। जहां इसकी पीएच सिर्फ 20 मोल डालने पर चेंज हो गई 1 यूनिट, इसकी पीएच 1 यूनिट बदलने के लिए जस्ट डबल एसिड डालना पड़ा, जस्ट दुगनी मेहनत करनी पड़ी। तो बच्चों क्या यहां से एक रिजल्ट ये नहीं निकला कि दिस बफर क्वालिटी इज मच बेटर देन दिस बफर क्वालिटी? तो क्या यहां से ये रिजल्ट नहीं निकल रहा कि बफर एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बफर कैपेसिटी? जिस बफर की बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है उस बफर की एफिशिएंसी भी, उस बफर की क्वालिटी भी उतनी ज्यादा होती है। क्लियर है? क्लियर हो गया? इसको लिखवा देते हैं हम लोग, ठीक है। आइए बच्चों लिखते हैं। व्हाट इज बफर कैपेसिटी? लिखेंगे मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड in 1 liter buffer to change its pH by 1 unit। 1 लीटर बफर की पीएच 1 यूनिट बदलने के लिए किसी एसिड या बेस के जितने मोल डालने पड़ते हैं वही उसकी बफर कैपेसिटी कहलाता है। तो बच्चों मैंने इसका फार्मूला भी बना दिया, देखना। मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बफर इनटू चेंज इन पीएच। ओके बच्चों, आइए देखो, मैंने अपने छात्रों को डेफिनेशन से फार्मूला और फार्मूले से डेफिनेशन बनाना बहुत सिखाया। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, बीच वालों को मुझे नहीं मालूम, मैंने दसियों बार आपसे बोला है, डेफिनेशन में जिसको 1 मान लिया जाता है फार्मूले में उसको बटे के नीचे भेज देते हैं।
और फार्मूले से अगर डेफिनेशन बनानी हो तो जो बटे के नीचे हो उसको 1 मान लिया करो। आप जरा देखो, तुमने 1 किसको किसको माना है? बफर के वॉल्यूम को और चेंज इन पीएच को। जिसको 1 माना उसको बटे के नीचे भी। क्लियर? अब मान लो तुम्हें फार्मूले से डेफिनेशन बनाना, देखना देखना, 1 लीटर बफर की पीएच 1 यूनिट बदलने के लिए किसी एसिड या बेस के जितने मोल डालने पड़ते हैं वही उसकी बफर कैपेसिटी कहलाता है। देखा, ये फिजिक्स में भी हमारी ये तरीका बहुत काम आएगा, आपके डेफिनेशन से फार्मूला बनाना और फार्मूले से डेफिनेशन बनाना। क्लियर हो गया? अच्छा, इतना लिखा तुम्हें नॉर्मल किताबों में मिल जाएगा। मैं बफर कैपेसिटी पर एक छोटी सी बात और बताता हूं। कहो तो बता दे, बता दे। देखिए, तुमने ये जो बफर कैपेसिटी डिफाइन करी है बच्चों, ये ऊपर से डाले गए एसिड और बेस के अमाउंट पर डिसाइड करी है कि कितना अमाउंट डाला है 1 यूनिट पीएच बदलने के लिए। अच्छा, हम लोग बफर कैपेसिटी बफर को देखकर भी निकाल सकते हैं। किसको देखकर? हम ऊपर से एसिड या बेस को देखकर भी निकाल सकते हैं और सिंपली बफर को देखकर भी निकाल सकते हैं। कैसे? सुनिएगा। उसको समझाने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझको। देखिए, मान लो बच्चों, मैंने बफर लिया, वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो समझाने के लिए, इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। इसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। ठीक, पीएच निकालना होता तुम लोग बताना, सिर्फ मोलैरिटी रखोगे या वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करके? क्लियर है सबको? अच्छा, अब बफर कैपेसिटी मैं बफर को देख के कैसे निकालूंगा, जरा वो देखिए। कुछ मत करो, एसिड में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एसिड के मोल्स या मिली मोल्स आ गए। मान लिया ए मोल्स होगा अगर ये लीटर में होगा, और मिली मोल्स होगा अगर ये ml में होगा। और उसके सॉल्ट की भी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम किया, उसके भी मिली मोल्स या मोल्स आ गए। तो बफर कैपेसिटी निकालने का दूसरा फार्मूला बफर को देखकर, इट इज 2.303 मोल्स ऑफ एसिड इनटू मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ एसिड प्लस मोल्स ऑफ सॉल्ट। ये दूसरा फार्मूला होता है बफर कैपेसिटी को निकालने का। ये फार्मूला है डाले गए एसिड या बेस के आधार पर, और ये फार्मूला है डायरेक्ट बफर को देख के निकालने वाला। क्लियर? मोल्स ऑफ एसिड इनटू मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ एसिड प्लस मोल्स ऑफ सॉल्ट। ऊपर रखोगे A इंटू बी, नीचे रखोगे A प्लस, राइट? ये हमारा नया फार्मूला है, जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, लिख लीजिए, बफर कैपेसिटी। अच्छा भाई, तो ऊपर से डाली गई एसिड और बेस के मोल के आधार पर ये फार्मूला है, और बफर को देख के अगर निकालना है तो ये फार्मूला है A इंटू बी अपॉन A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 2.303। याद करना ही बेटर है, डेरिवेशन आपके सिलेबस के बहुत दूर है। ठीक है, इसको डिराइव भी किया जाता है बच्चों, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं बफर कैपेसिटी के ऊपर। तैयार है बच्चों सब लोग? तैयार है? चलिए, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप सीधे आंसर दीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी में इतने बड़े बड़े 2 पैराग्राफ सिर्फ लिखे हैं बफर के ऊपर, 2 पैराग्राफ, इतने बड़े बड़े, छोटे छोटे बफर, दैट्स इट। अब उतना पढ़ा दिया तो कुछ घंटा कुछ कर पाओगे? कुछ लिखा ही नहीं है ना, तो वो नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा अच्छा पढ़ना है। ठीक है, कल एक बच्चा एनसीईआरटी लेके आया था तो देखा मैंने उसमें जरा 2 पैराग्राफ लिखे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। व्हेन 0.04 mole of NaOH are added to a 1 liter buffer solution,
its pH changes from 5.75 to 5.80. Full stop. Full stop. What is its buffer capacity? बच्चों फार्मूला 1 लगेगा या फार्मूला 2? फार्मूला 1 लगेगा। डाले गए मोल्स के आधार पे निकालेंगे तो बफर कैपेसिटी बराबर मोल्स ऑफ एसिड या बेस, इन्होंने बेस के मोल दिए वो रख दीजिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ बफर इन लीटर, लकली इन्होंने 1 ही दिया गया है, 1 रख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन पीएच 5.75 से 5.80, कितने का चेंज हुआ? 0.05, तो 4/5 आएगा। द आंसर इज 0.8। कोई प्रॉब्लम बेटा? आवाज नहीं? ओके, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फार्मूला याद है तो आप कर लीजिए। ओके, तो व्हाट इज द फार्मूला? मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 liter बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। राइट बेटा? चलिए, बफर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग बफर पे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लॉजिक सब खत्म हो गया बफर, ठीक है? चल हटा दे। दूसरा वाला जो फार्मूला था उसके ऊपर भी मेरे पास सवाल लिखा हुआ है, अब वो सवाल तुम लोग रहने दो। फार्मूला याद हो गया, अच्छी बात है। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो एसिड के मोल्स निकाल लेना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सॉल्ट के मोल निकाल लेना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और लगा देना वो वाला फार्मूला। ठीक है? चल आइए, अब हम लोग बफर के ऊपर बच्चों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा। अगर एसिड और सॉल्ट या बेस और सॉल्ट के सिर्फ कंसंट्रेशन दी गई हो तो डायरेक्ट वो रख देंगे, और कंसंट्रेशन के साथ वॉल्यूम भी दिया हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मोल्स के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है? आइए पहला क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन मैं लैंग्वेज के रूप में नहीं दे रहा हूं, ऐसे दे रहा हूं। फॉर्मिक एसिड है 0.1 मोलर और सोडियम फॉर्मेट है 0.01 मोलर। इन दोनों को हमने मिलाया है और क्वेश्चन आपसे है कैलकुलेट पीएच ऑफ मिक्सचर गिवन Ka 1.8 into 10 की पावर -5। सब मैं करूंगा बेटा, आप उसे देखिए। सबसे पहले मेरी क्लास ये बताएगी क्या तुमको बफर दिखाई पड़ रहा है? कैसे समझाओ? वीक एसिड और उसका सॉल्ट दिया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, हाँ ये बफर है। और क्लियर करो ना बेटा, क्या ये सॉल्ट 1:1 है? जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वही कंजुगेट बेस की होगी। पहले ही आपसे कह चुके 100 सवाल लगाओगे, 100 सवालों में 1:1 ही मिलेगी। तीसरी बात बताना, आपको सिर्फ मोलैरिटी दी है तो डायरेक्ट क्या रखोगे? मोलैरिटी। चलिए हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन बोलिए। पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बोलो एसिड की कंसंट्रेशन। अच्छा सवाल उठा pKa। बच्चों क्या आप लोग pKa भी हमसे निकलवाओगे? pKa बराबर माइनस का लॉग Ka। नहीं समझे? घर पर बैठो आराम से, फिर अगली क्लास से मत आना। क्या लिख सकते हो? 5 माइनस लॉग 1.8, इसको 2 मान ले। लॉग 2.3 होता है तो ये 4.7। ठीक है? तो पीके बच्चों हो गया 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 0.01 और एसिड की कंसंट्रेशन है 0.1। ऊपर बचेगा 10 की पावर -1। -1 जब बाहर आएगा तो आंसर आ जाएगा
3.7। दिस इज योर आंसर। अब मैं देखो नहीं बताऊंगा कि -1 कैसे हो गया, बहुत बता चुके हैं, अब आप पढ़िए आराम से अपना, ठीक है। ओके, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो log 10 की पावर -1 बाहर आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 हो गई। -1 और प्लस माइनस ही 1 बचेगा, तो 4.7 से -1 घटाइए 3.7 बचेगा। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको कराया। ओके, अब मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जरा उसको देखिएगा बच्चों। हटा दें इसको, हटा दें, जल्दी लिखिए, देखिए साथ मिलकर जरा सी 2 लाइनें लिखनी है, वो भी लिखनी है, जल्दी लिखिए, ठीक है। चल, तो देखते हैं, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, बदतमीजी करते हैं या बिना बदतमीजी के देते हैं? बदतमीजी करते हैं, आला टेला करते हैं। अच्छा, बच्चों को हमारे आला टेला पसंद है, अच्छा ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आला टेला कर देते हैं। चलिए करिए, लिखिए, सवाल है, ए बफर ऑफ pH 9.26 इज मेड, बच्चों बफर एसिडिक होगा या बेसिक? बेसिक। इज मेड बाय डिसॉल्विंग X mole of ammonium sulfate and 0.1 mole of ammonia into 100 ml solution। ठीक, सवाल को पूरा हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले ये बताओ, मैं इस सवाल को आला टेढ़ा क्यों बोल रहा हूं? मोल्स देना इज नॉट आला टेढ़ा, तो सबको मालूम है जब मोल्स दिए जाते हैं तो डायरेक्ट मोल्स ही रखे जाते हैं। अबे अगर मोल्स दिए गए तो और आसान सवाल हो गया, हमने आला टेढ़ा क्यों बोला है? एक का वॉल्यूम दिया, एक का वॉल्यूम, पगला दो मैं, दोनों का वॉल्यूम 100 ml है, आला टेढ़ा क्यों बोला? आला टेढ़ा इसलिए बोला है, यहां पे जो सॉल्ट है वो 1:1 नहीं है। ये जो मोल्स आपको एक्स मोल दिए गए हैं वो इस सॉल्ट के दिए गए, तो आप जरा देखिए क्या कंजुगेट एसिड भी एक्स मोल ही आएगा? नहीं, ये टूट कर 2NH4+ देगा, तो कंजुगेट एसिड हो जाएगा 2x मोल। इस क्वेश्चन में कंजुगेट एसिड और सॉल्ट सेम नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आड़ा तिरछा पॉइंट था, बस बकाया क्वेश्चन में कोई दम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पूरा कर दे रहे। 100 ml सॉल्यूशन, if pKb for ammonia is 4.74, calculate value of X। ऑप्शन भी दे रहे हैं 1.05, 0.05, 0.25 और 1.25। 1 मिनट का समय। वेरी इजी कैलकुलेशन, वेरी इजी क्वेश्चन, जो आड़ा तिरछा पॉइंट था वो मैंने आपको बोल दिया है।
0.05 दो बच्चे 0.05 बोल रहे हैं, लग रहा है बहुत भयानक पढ़ाई करी जा रही है। 0.05 पानी में जैसी शक्कर डालेंगे वैसा शरबत मीठा होगा। ये मेरा एक डायलॉग है, इसे जीवन भर याद रखना। बिना शक्कर घोले सोचो मीठा शरबत मिल जाए तो चमत्कार तो बच्चों नहीं होता है। 0.05 तीन बच्चे बोल रहे हैं फिलहाल। हिमांशी 0.05 तो बोल दिया करो, मास्क को ऐसे लगा करवा पर बगल में बैठा हो। चलो बोलो 0.05 इधर से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई नहीं कर पाया। सदन देखा जाए तो तुम्हें तो आला तिरछा पसंद है तो ले आला तिरछा है। आओ देखे जरा, अब देखो जरा, दो पहले सवाल को लिख लो, बड़बड़ाओ मत, आराम से सवाल को राइट डाउन कर लो। देखो सवाल ने बच्चों बोला कि भाई मेरे पास अमोनिया बेटा है 0.1। जैसे ही देखा कि बफर में दोनों लोगों के मोल दिए गए हैं, सारी दुनियादारी भूल जाइए, सीधे मोल को उठा के रखिए। और हमने इसमें इसका सॉल्ट डाला है स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनाकर एक्स मोल। जैसे ही तुमने ये देखा तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, साला कम से कम 100-150 बार बोल दिया। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से लगातार समझाता चला आ रहा हूं। जैसे ही तुमने इसको देखा तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये आपको टूटकर जो कंजुगेट एसिड देगा वो जस्ट डबल अमाउंट का देगा, आया ना। जब ये इसमें टूटेगा तो इसके 1 मोल से 2 मोल कंजुगेट एसिड मिलेगा, तो x मोल से 2x मोल कंजुगेट एसिड मिलेगा। बच्चों मेरे काम की एक चीज ये है और मेरे काम की दूसरी चीज ये, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? क्योंकि तुम लोग को अच्छे से मालूम है। और कैसे बताऊं, स्ट्रॉन्ग वाले का जो कंपोनेंट होता है उसका कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ पानी में जाकर हाइड्रेट हो जाता है, बस। क्लियर? आपको बच्चों इसका पीएच भी दिया गया, कितना दिया? लिखा ये। तो ये जो बफर बच्चों आपने बनाया, ये जो बफर बनाया इसकी पीएच आपको दी है 9.2x और आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। ऊपर हटा सकते हैं, सारा राइट डाउन कर लिया, अब ऊपर वाले की कोई जरूरत नहीं है अपन लोगों को। देखो जरा ध्यान से, देखो चूंकि ये बेसिक बफर है, एक्सप्रेशन लिखा जाएगा पीओएच वाला। तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉ। अच्छा रहेगा अब सॉल्ट ना बोलकर कंजुगेट एसिड बोलो, क्योंकि सॉल्ट बोलोगे तो -1 पे पहुंच जाओगे अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, चलो पीएच दिया है 9.26, 14 में से घटाइए तो पीओएच आ गया। पीकेबी डायरेक्ट दिया है प्लस लॉ। कंजुगेट एसिड के मोल्स रखेंगे 2x और बेस के मोल्स रखेंगे 0.1। बेटा तुम इनका जो 100 ml वॉल्यूम दिया था बेटा, उसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि जब मोल्स दे दिए जाते हैं तो सीधे मोल्स उठा के रख देते हैं। ठीक है बच्चा? अच्छा देखो बेटा, ये इधर जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। बोला मतलब लिख के कर दे, वहां 2-3 को तो अमीबियासिस हो जाएगी, लिख दे। उधर जाएगा 0 हो जाएगा। log 2x अपॉन 0.1 बराबर बोलो 0। log का बेस क्या होता है? 10। तो 2x अपॉन 0.1 बराबर 10 की पावर 0, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 2x अपॉन 0.1 बराबर 10 की पावर 0, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0.1 ही आएगा। तो x बराबर 0.1 अपॉन 2 दैट इज 0.05। सो द राइट आंसर 3-4 बच्चों ने बोला था इट इज 0.05। क्लियर? लल्ला पुच्चा वाले सवाल घर पे जाके सीट में लगाना, हमसे अच्छे सवाल देखिए बस आप। ठीक है? तो सवाल में कोई दम नहीं थी। द की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज कि तुमने x यहां पे सब्स्टिट्यूट किया या 2x यहां पर सब्स्टिट्यूट किया। जिस बच्चे ने यहां पर x को सब्स्टिट्यूट किया होगा उसका आंसर आ जाता 0.1। ठीक है? वहां पे सब्स्टिट्यूट होगा
2x, तो x की वैल्यू आएगी 0.05। क्लियर? हटाने इसको। चलिए भाई, एक ये सवाल हो गया। इस प्रकार से हमने आपको बफर पर कुछ क्वेश्चन करा, बाकी क्वेश्चन घर पर जाकर करिए। ठीक है, इसको हटा दे, हटा दे। तो बेटा इस प्रकार से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए बफर सॉल्यूशन के ऊपर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बफर को लेकर एक लास्ट हेडिंग है, दैट इज इंडिकेटर। ऑफ कोर्स एसिड बेस इंडिकेटर। आ जाओ बच्चों, अभी मैं टिक लगवा दूंगा तो वो सवाल आप लोग घर से करके लाना। और सुनो, आज एक काम ने, अच्छा आज एक काम ने बफर के सवाल में टिक लगवा देंगे तो वो सवाल तुम लोग कर लेना। ठीक है, और एक काम और करो घर पे, मजा आ जाएगा है? एक काम करना, क्या, हमारे आइनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स खोलना। ठीक, हमने छोटे बड़े मझले जितने सवाल करवाए हैं, सिर्फ वो सारे सवाल अपने मन से सॉल्व करना, बस कोई नया काम नहीं दे रहे। आपने कॉपी खोली, कुछ रख के बैठना ताकि सिर्फ क्वेश्चन दिखाई पड़े, उसका सॉल्यूशन ना दिखाई पड़े। ठीक, सवाल पर सिर्फ सवाल, थ्योरी आपको देखनी नहीं है, मत पढ़ना थ्योरी, बहुत पढ़ लिया थ्योरी। सब पहले सवाल चालू करना, सवाल पढ़ा, सॉल्व किया, आंसर निकाला, मैच किया। दूसरा सवाल सबसे छुपा लिया, पढ़ा, सॉल्व किया, आंसर निकाला, मैच किया। मेरे ख्याल से, मैं चूंकि जानता हूं, जब मैं आयनिक पढ़ाता हूं तो बहुत क्वेश्चन कॉपी पे हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं। तो आज आपके पास काम होगा, बफर के क्वेश्चन मेरे पास है लगभग 17-18 क्वेश्चन है बफर के, 20 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन ये हो गए जो बफर के लगाने हैं आपको। और अगर आपके अंदर दम हो, आप अपने 8 नंबर बिल्कुल पक्के करने के मूड में है नीट के एग्जाम में, तो जो मैंने बताया आज करिएगा जाकर। क्यों? कल आखिरी हेडिंग पढ़नी है, सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज आप ये काम करोगे। ठीक है, जो कॉपी पे सवाल कराए हैं चुपचाप सॉल्यूशन छुपा लिया, किसी चीज से छुपा दिया और फिर सॉल्व कर लिया। हाथ से मत छुपाना, पूछो क्यों? वो हाथ धीरे से नीचे कब खसक जाता है वो पता नहीं चलता है। तो हाथ से मत छुपाना, अपना जो बॉक्स हो उससे छुपा देना। ठीक है, फिर करिएगा, आज करिएगा जरूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज ही आपको फील आ जाएगा कि आयनिक खत्म। ठीक है, चलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की तरफ। आइए देखिए बच्चों, अब देखा जाए तो ये एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है, तो ना पढ़ा है, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे, सवाल खूब आए हैं इसके। देख सुन, इंडिकेटर मैंने वॉल्यूमेट्रिक में भी आपको पढ़ाया था। इंडिकेटर शब्द से आप लोग फैमिलियर है? हम लोग के स्कूटी में, हम लोगों की कार में, बाइक में भी इंडिकेटर लगे होते हैं, जो पीछे वालों को सूचना देते हैं कि मैं अपनी गाड़ी को किस तरफ मोड़ने जा रहा हूं। हमने राइट साइड का इंडिकेटर ऑन किया, पीछे वाला समझ गया ये गाड़ी राइट में मुड़ने वाली है। तो इंडिकेटर का काम ही होता है सूचना देना। वो अलग बात है कि बदतमीज लोग राइट का देख के लेफ्ट में मोड़ लेते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, उसमें तुम लोग आते हो सकता है, जवानी में ऐसा हो जाता है, हमारे टाइप में नहीं होता, टूट गई हड्डी जुड़ेगी नहीं। तो एसिड बेस इंडिकेटर ये भी बच्चों हम लोगों को सूचना देते हैं। सर किस चीज की सूचना? ये हमें बताते हैं कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इन्होंने एक दूसरे को पूरा खत्म किया कि नहीं किया, इसकी सूचना हमें देते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। सवाल ये उठ रहा है सूचना कैसे देते हैं? हाँ वो सुनिए, जिस पॉइंट पर एसिड बेस को पूरा खत्म कर देता है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। कभी कभी रफली इसको एंड पॉइंट भी कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस तुम्हारे लिए कोई मतलब का है नहीं। तुम चाहे इक्विवेलेंस पॉइंट बोलो, चाहे तुम एंड पॉइंट बोलो। तो जिस पॉइंट पर एसिड बेस एक दूसरे को पूरा खत्म कर देते हैं, उस पॉइंट पर ये इंडिकेटर अपने कलर को चेंज कर देता है। इसके कलर का चेंज होना इस बात का सूचक है कि इन दोनों ने एक दूसरे को पूरा खत्म कर दिया। दिस इज द रोल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। हमें यह सूचना देते हैं अपने कलर को चेंज करके कि दोनों ने एक दूसरे को पूरा खत्म कर दिया। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, इनके बारे में समझ तो यही है।
एक बात मैं और बताना चाहूंगा एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में कि एसिड बेस इंडिकेटर आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस। जैसे फिनोप्थलीन वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है और मिथाइल ऑरेंज वीक ऑर्गेनिक बेस होता है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारी नीट में आया है। एसिड बेस इंडिकेटर आर सही आंसर होगा आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस। क्लियर? तो आइए 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट, दे आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड, एग्जाम्पल के तौर पे ब्रैकेट में फिनोप्थलीन लिख लो, और वीक ऑर्गेनिक बेस, एग्जाम्पल के तौर पर मिथाइल ऑरेंज लिख लो। ठीक है, देखो फिनोप्थलीन चूंकि वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है बच्चों, इसीलिए इसमें हम H को दिखा देते हैं, और मिथाइल ऑरेंज वीक ऑर्गेनिक बेस होता है, इसलिए इसमें हम लोग OH को दिखा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनका काम क्या है? हम लोग को सूचना देना, वो भी लिखिए। दे चेंजेस देयर कलर एट इक्विवेलेंस पॉइंट, एट इक्विवेलेंस पॉइंट ओवर ए सॉल्ट रेंज ऑफ pH। ब्रैकेट में लिखिए कॉल्ड वर्किंग pH। मैंने अभी अभी बताया कि इंडिकेटर अपने कलर को चेंज करते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट पर, और हमें इस बात की सूचना देते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को पूरा खत्म कर दिया। अब यहां पे मैंने एक पॉइंट और लिखा, ओवर ए सॉल्ट रेंज ऑफ pH। हाँ, जैसे बच्चों हर आदमी के काम करने का एक परिस्थितियां होती हैं, एक एनवायरनमेंट होता है जिस पर वो आदमी काम करता है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आदमी वो काम छोड़ के चला जाता है। कुछ ऐसा यहां पर भी है, इंडिकेटर हर pH पे काम नहीं करते, ये एक पर्टिकुलर रेंज होती है pH की जिस पर ये अपने कलर को चेंज करते हैं और हमें सूचना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे अगर बात करें मिथाइल ऑरेंज की, तो इसके बच्चों लिखना मत, हम लिखवाएंगे। इसकी वर्किंग pH होती है 3 to 4.5। जब एसिड और बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया और न्यूट्रलाइजेशन के बाद अगर उस सॉल्यूशन की pH 3 से 4.5 के बीच में है तो सुटेबल इंडिकेटर होगा मिथाइल ऑरेंज। अगर न्यूट्रलाइजेशन के बाद pH मान लो 7 आ गई या pH मान लो 8 आ गई तो मिथाइल ऑरेंज सुटेबल इंडिकेटर नहीं होगा। हर इंडिकेटर का काम करने का एक वर्किंग pH होता है, एक रेंज ऑफ pH होता है जिस पर वो फंक्शन करता है, हमको इंफॉर्मेशन देता है, अपने कलर को चेंज करता है, उसे हम कहते हैं उसकी वर्किंग pH, जो हमें याद करनी पड़ती है। क्लियर? देखिए जरा, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, इंडिकेटर क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं, हमें सूचना देते हैं, ये वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। हर इंडिकेटर के काम करने की एक रेंज होती है जिस पर वो अपने कलर को चेंज करते हैं। इतना क्लियर हो गया? अच्छा सुनना बेटो, अब चलते हैं नीट की तरफ। हमारे नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिकेटर पर? क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए, आपको इंडिकेटर का नाम दिया जाता है और वो आपसे उसकी वर्किंग pH पूछते हैं। बताइए इस इंडिकेटर की वर्किंग pH क्या है? जैसे मिथाइल ऑरेंज की 3 to 4.5। तो आइए थोड़ा इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, हटाएं इसको। देखिए इंडिकेटर, सबसे पहले देखिए इंडिकेटर, उसकी वर्किंग pH, सुन रहे हो सब लोग? सुन लो। दूसरा क्वेश्चन आपके नीट में पूछते हैं कि इंडिकेटर का कलर बताइए। कभी वो आपसे पूछते हैं कलर इन एसिडिक मीडियम और कभी वो आपसे पूछते हैं कलर इन बेसिक मीडियम। ये 2 क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चनों का उत्तर देने में जा रहा हूं। पूरी क्लास तैयार है? देखिए सब, इधर देखिए इंडिकेटर कौन कौन से हैं। देखिए मैं और मेरी प्यार
शादी हो गई है मेरी यार, तो पड़ोसन लिखना गलत है, पत्नी। मैं और मेरी प्यारी पत्नी, तुम लोग पड़ोसन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं और मेरी प्यारी पत्नी, सुनना, मैं मीन्स मिथाइल ऑरेंज, बच्चों मेरी MR मिथाइल रेड, प्यारी PR फिनॉल रेड, और पत्नी सिर्फ पी आ गया फिनॉक्थिलीन, फिनॉक्थिलीन। क्या बेटा, जादू ही हो गया ये। तो मैं और मेरी प्यारी पड़ोसन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनॉल रेड और फिनॉक्थिलीन। देखते रहिए। बात करेंगे वर्किंग पीएच की। मिथाइल ऑरेंज 3 to 4.5, देखिए कैसे याद करवा, नीचे ले आओ। 4.5 to 6.5, नीचे ले आओ। 6.5 to 8.5, नीचे ले आओ। 8.5 to 10। ठीक, किताबों में ऐसे नहीं लिखा मिलेगा। किताबों में देखो क्या लिखा मिलेगा, ये देखो 3.04 to 4.47, 4.62 to 6.705। ना तुम कभी याद कर पाओगे और ना वो हम कभी तुम्हें याद करवा पाएंगे। मैंने क्या किया, उन दशमलव की वैल्यूज को नियरेस्ट होल नंबर में बदल दिया और एक सीरीज बन गई 3 to 4.5, 4.5 to 6.5, 6.5 to 8.5 और 8.5 to 10। खत्म। अब बेटा एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे मेडिकल में क्वेश्चन आ गया फिनॉक्थिलीन की वर्किंग पीएच क्या होती, मान लो किसी ऑप्शन में लिखा है 8.3 to 9.8, तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? टिक कर दिया, आगे। अब एग्जामिनर ये भी नहीं चाहेगा कि बिल्कुल क्लोज आंसर दे दे, 8.3 से 9.8, 8.4 से 9.9, ऐसे ऑप्शन भी वो नहीं बनाएगा। इसलिए पढ़ाने और पढ़ने दोनों का एक तरीका होता है, ठीक है। आप कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद हो गया सबको? तो चीख दो एक बार, चीखो। 3 to 4.52, 6.52, 8.52। इंडी लड़के नाम बोलिए, मैं और मेरी प्यारी। लड़कियां पति लिख ले, लड़के पत्नी लिख ले, एक ही बात। और पड़ोसन दोनों के लिए कॉमन है। पड़ोसन इज ए कॉमन वर्ड। पड़ोसन, पड़ोसन नहीं, कॉमन वर्ड नहीं है। पड़ोसन भी फीमेल ही होगी ना, और मेल में क्या बोलोगे? पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी। ओके, तो पड़ोसी लिख लो, क्या दिक्कत है? सबसे क्या बनेगा? पी, पिया पिया और पिया पिया, पी। आगे बढ़े। सुन बेटा, अब आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि इनके कलर बताइए। एसिडिक मीडियम में इसका कलर क्या होगा और बेसिक मीडियम में कलर क्या? R स्क्वायर वाई और Y स्क्वायर R। रेड, रेड पीला, ठीक, पीला पीला रेड, ठीक है। R स्क्वायर वाई और Y स्क्वायर R, ठीक है। लास्ट वाला रह गया, एक्चुअली लास्ट वाले में ट्रिक बन नहीं पाई थी। फिनॉक्थिलीन का एसिडिक मीडियम में होता है कलरलेस और फिनॉक्थिलीन बेसिक मीडियम में होता है पिंक। आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो बच्चों, R स्क्वायर YC और Y स्क्वायर R, वो पिंक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डब्बे में बंद कर लें। तुम्हारे 3 क्वेश्चन खत्म कर दिए नीट के हमने, ठीक। 3 क्वेश्चन बच्चों। आपके खत्म हो गए, ये लीजिए, याद हो गया? 3 to 4.5, 4.5 to 6.5, 6.5 to 8.5, 8.5 to 10, R स्क्वायर वाई, Y स्क्वायर R। लड़ गया सबको? अच्छा, तुम लोग क्या सोच रहे हो मैं इतना पढ़ा के छोड़ दूंगा? नहीं मेरे भाई, मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा। ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस क्यों है, ये बेसिक मीडियम में पिंक कैसे हो गया, घर की खेती ये कहा है, दिखाएंगे अभी।
ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए आपके मेडिकल में आने वाला चौथा क्वेश्चन, 3 हो गए, अब चौथा सवाल सुनना। चौथा सवाल एग्जामिनर ऐसे पूछता है, वो आपको एक एसिड दे देगा, एक बेस दे देगा, कहेगा बताओ अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस टाइट्रेशन में सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन होगा। एक ये क्वेश्चन आता है, विच इज द बेस्ट इंडिकेटर। तो आओ चौथे सवाल को करते हैं। सरकार ने सरकार दो काला आया, ठीक है। अब हम भी तुम लोग की उम्र के हैं, ऐसा थोड़ी बुढ़े थोड़ी ना। चलिए सरकार दे रहे हैं, गोविंदा उसमें हीरो था, करिश्मा कपूर जो है हीरोइन थी, ठीक। अब देखो जरा क्या है, सामने देखो क्या है? इनको शक्ति कपूर याद होगा, मेन काम तो वही करता है अंत में आके, हीरो तो सिर्फ चक्कर लगाता है, ले कौन जाता है, विलेन। क्या आओ सवाल, चौथा सवाल देखिए मेरा सामने देखिए। सवाल आया बच्चों, आपको एक एसिड ये दिया गया और इसका टाइट्रेशन कराया गया NaOH से, मान लो बच्चों, ठीक। वीक एसिड है, टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो जब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो बर्तन में सॉल्ट बचेगा, और तुम समझ गए हो उस सॉल्ट का नेचर बेसिक होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। मतलब जब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे तो सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो इक्विवेलेंस पॉइंट पर बेसिक मीडियम में होगा। कहां होगा? अब तो हाँ बोल दो। अबे न्यूट्रलाइज करने के बाद सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी और उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा क्योंकि वो सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस का। आया ना? तो चूंकि बेटा वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो पीएच होगी वो बेसिक मीडियम में होगी, तो वो इंडिकेटर बेस्ट होगा जिसकी वर्किंग पीएच बेसिक मीडियम में हो, दैट इज फिनोल्फथलीन। इसकी वर्किंग पीएच कहां पर है? बेसिक मीडियम में है। सो बेस्ट इंडिकेटर is phenolphthalein because pH of solution at ऐसे नेचर लिख लो, because nature of solution at equivalence point is basic। बोलो हाँ या ना? खत्म यार। चौथे प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको एसिड और बेस की जानकारी दे देते हैं और पूछते हैं बताइए बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा। स्ट्रॉन्ग वाले को देख लिया करो, स्ट्रॉन्ग वाला बेस है तो वो इंडिकेटर यूज करना जो बेसिक मीडियम में काम करता हो, ठीक। मान लो ये दे दे, इसका टाइट्रेशन इससे कराए, वीक बेस स्ट्रॉन्ग, तो जो सॉल्ट बनेगा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन उसका नेचर एसिडिक होगा। बोला करो यार। अब नेचर अगर एसिडिक होगा तो वो इंडिकेटर बेस्ट होगा जो एसिडिक मीडियम में काम करे। द बेस्ट इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज। बेटा बोलो कौन? बेटा बोलो कौन? जब इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों तो हम एक्सट्रीम कंडीशन वाला आंसर लगाते हैं। कौन सा? एक्सट्रीम। बेसिक आपको लगे तो लास्ट वाला लगा देना फिनोल्फथलीन, और एसिडिक आपको लगे तो इनिशियल वाला लगा देना मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो आप जरा देखिए इस वाले क्वेश्चन में the best indicator is मिथाइल ऑरेंज। आगे मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना, ठीक है। बिकॉज नेचर ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विवेलेंस पॉइंट इज एसिड। लिख दे बिकॉज नेचर ऑफ सॉल्यूशन एट equivalence point is acid। ठीक है बेटा, एक और देख लो, मेटल कार्बोनेट ले लिया और उसको ट्रीट किया HCl से। बच्चों देखो वैसे तो बच्चों मेटल कार्बोनेट सॉल्ट होता है NaOH और H2CO3 का, परंतु आप लोग बहुत टाइम से ये चीज जानते हो कि भले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हो लेकिन इनका नेचर होता है बेसिक। हाँ या ना? आज तो प्रूफ हो चुका है, बेस वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, एसिड वाला पोर्शन वीक है। चूंकि इसका नेचर बच्चों होता है बेसिक, इसलिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट फर्दर एसिड से रिएक्शन करते हैं।
अब सुनना, ये सॉल्ट जरूर है लेकिन ये वर्क करता है एज वीक बेस। और बगल में क्या पड़ा है, उम्मीद करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। बेस्ट इंडिकेटर वो होगा जो एसिडिक मीडियम में काम करे, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। खत्म करिए बात। तो बहुत आसान होता है कि मिथाइल ऑरेंज चूज करना है या फिनोप्थिलीन। एसिड और बेस में स्ट्रॉन्ग वाले को देख लिया करो। बेस स्ट्रॉन्ग है तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच बेसिक मीडियम में होगी, बेस्ट इंडिकेटर हो जाएगा फिनोप्थिलीन। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर नेचर एसिडिक होगा, बेस्ट इंडिकेटर हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। मैं और मेरी प्यारी पत्नी, ठीक है बेटा। अच्छा सुनना, जब इतना मैं समझा देता हूं, बच्चों लिख लिया? अच्छा, इतना समझा देने के बाद मैं 2 पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट, इन लिखिए और याद रखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, इन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन एनी indicator can be used. In strong acid strong base titration any indicator can be used. उन चारों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे HCl और NaOH का टाइट्रेशन हो, चारों में से किसी को भी ले लो। All indicator can be used. दूसरा, in weak acid weak base titration none can be used. वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में हम किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लो ये हो जाए एस्टिक एसिड, ये हो जाए NH4OH, बताओ कौन सा इंडिकेटर यूज होगा? नन, कोई भी यूज नहीं हो सकता। क्लियर? ये 2 पॉइंट आप और ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुन बेटा, ये सारे पॉइंट भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन कर्व। लास्ट ईयर जब मैंने ऑनलाइन में आयनिक पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो मैंने टाइट्रेशन कर्व भी पढ़ा डाले थे, यूज नहीं है, इसलिए मैंने टाइट्रेशन कर्व के रिजल्ट आपको लिखवाएंगे सीधे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में कोई भी यूज कर सकते हो, वीक एसिड वीक बेस के टाइट्रेशन में कोई भी यूज नहीं होगा। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो तो स्ट्रॉन्ग वाले को पकड़ लो, अगर वो एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम का इंडिकेटर यूज करना मिथाइल ऑरेंज, अगर वो बेसिक है तो बेसिक मीडियम का इंडिकेटर यूज करना फिनोप्थिलीन। काम करो, खत्म। हम चाहे तो बोल सकते हैं इंडिकेटर क्या हो गया, खत्म, लेकिन नहीं। अब मैं आपको इस इंडिकेटर को लेकर हटा दे, ठीक। 4 प्रकार के क्वेश्चन आपने हमसे कर लिए। कितने प्रकार के? 4। सामने देखिए, सवाल नंबर 1, वर्किंग पीएच क्या होती है? क्लियर है? ठीक दिया तो तुरंत 3.2 4.52 6.52 8.52। कलर इन एसिडिक मीडियम R²YC और Y²R, पिंक अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है, ये बेसिक मीडियम में होगा। और चौथा क्वेश्चन, आपको एसिड दिया जाएगा, बेस दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बेस्ट इंडिकेटर क्या है। और इसी चौथे पॉइंट में 2 पॉइंट बताए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में कोई भी यूज कर सकते हो और वीक एसिड वीक बेस के टाइट्रेशन में कोई भी यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर? कह सकते हैं कि भाई ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। अब समझा नहीं सकते, समझाने में तो हमें टाइट्रेशन कर्व आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे बनते हैं टाइट्रेशन कर्व इस प्रकार के, तो वो पढ़ाने की कोई जरूरत है आपको नहीं है। लास्ट ईयर तो ये भी पढ़ा डाला था, क्या छोड़ी। अब बच्चों क्या है, सुनना मेरी बात। इंडिकेटर की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमको 2 थ्योरी दी गई है। एक ओस्टवॉल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर दिया गया है और एक क्यूनॉइड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर दिया गया है। क्यूनॉइड थ्योरी में कोई दम नहीं है। हाँ, 2-3 सवाल ओस्टवॉल्ड थ्योरी से नीट में पूछे गए हैं। ऑफ कोर्स पहले पूछे गए थे, आज के 7-8 साल पहले पूछे गए थे। तो आइए थोड़ा सा ओस्टवॉल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर देख लिया जाए। ओस्टवॉल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए इन्होंने बताया, लिखेंगे, अकॉर्डिंग हिम
exist in two form, each with different color. देखिए, इन्होंने बोला जब एसिड बेस टाइट्रेशन में हम ऊपर से इंडिकेटर को डालते हैं, बच्चों ध्यान रखना, इंडिकेटर कोई चम्मच या कटोरा भर के नहीं डाले जाते हैं, एक ड्रॉप या दो ड्रॉप डाले जाते हैं बस। तो जब इंडिकेटर को हम बर्तन में डालते हैं तो ओस्टवाल्ड थ्योरी कहती है कि ये इंडिकेटर दो रूपों में एग्जिस्ट करते हैं। कितने रूपों में? दो। मैं अपने छात्रों को समझाने के लिए फिनोक्सिलीन इंडिकेटर का एग्जांपल ले रहा हूं। तुमने एक बूंद फिनोक्सिलीन को बर्तन में डाला, पहले मेरी पूरी क्लास बताएं। अगर तुम फिनोक्सिलीन को डाल रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे बर्तन का नेचर बेसिक होगा, मतलब आप टाइट्रेट कर रहे होगे वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से, हाँ या ना? ओस्टवाल्ड थ्योरी कहती है ये इंडिकेटर दो रूपों में होगा बच्चों, एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म और दूसरा आयोनाइज्ड फॉर्म। इंडिकेटर दो रूपों में होता है, एक बच्चों है अनआयोनाइज्ड फॉर्म और दूसरा है आयोनाइज्ड। दोनों फॉर्म के अपने अपने कलर होते हैं। जैसे फिनोक्सिलीन की बात करें तो इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म कलरलेस होती है और आयोनाइज्ड फॉर्म पिंक कलर की होती है। ठीक, सुंदर बेटा, सीबीएसई जिसे आज आप नीट कहते हैं, बहुत पुराना सवाल है सीबीएसई का। सवाल सुन लो, द पिंक कलर ऑफ फिनोक्सिलीन इज ड्यू टू ऑप्शन ए अनआयोनाइज्ड फॉर्म, गलत हो गया। ऑप्शन बी आयोनाइज्ड कैटायनिक फॉर्म, आंसर गलत हो गया। ऑप्शन सी आयोनाइज्ड एनायनिक फॉर्म, आंसर सही हो गया। पहला क्वेश्चन था जो सीबीएसई में पूछा गया। खत्म करें। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको याद करिए अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया कि एसिडिक मीडियम में फिनोक्सिलीन का कलर होता है कलरलेस, अभी लिखाया था, और बेसिक मीडियम में एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन। अगर बर्तन एसिडिक होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो उसमें झेल के H+ पड़े होंगे, बोलो, और तुमने फिनोक्सिलीन डाला। अब सोचो, जब बर्तन में पहले से बहुत सारे H+ हैं तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू लीच-अटेलियर प्रिंसिपल। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, तो बैकवर्ड में अगर शिफ्ट होगा तो कलर कौन सा दिखाई पड़ेगा? कलरलेस। प्रूफ हो गया। और अगर नेचर हुआ बेसिक तो बर्तन में झेल के होंगे OH आयन, वो OH आयन इस H+ को खाना चालू कर देंगे वाटर के रूप में। जब H+ को खाना चालू कर देंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा और कलर दिखाई पड़ेगा पिंक। एक्सप्लेन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही आप मेथाइल ऑरेंज को भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप सभी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मिल गया आपको एक्सप्लेनेशन। और देखिए, अब देखिए बेटा, सीबीएसई में 2012 या 13 का क्वेश्चन भी देख लीजिएगा नीट का। देखिए बच्चों, वैसे तो यहां पर कोई बफर नहीं बना है, लेकिन लिसन टू भी लिखना, अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखूं तो बच्चों आप यही तो लिखोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हाँ या ना? लिखना नहीं है आपको। देखिए यहां से बच्चों आपने H+ की कंसंट्रेशन निकालना है, तो K इंटू HPH की कंसंट्रेशन अपॉन PH- की कंसंट्रेशन, हाँ या ना? हम क्यों लिख रहे हैं बार बार K लिखे ना, क्योंकि फिनोक्सिलीन इज ए वीक ऑर्गेनिक एसिड। अब इस H+ पे अगर हम pH में फार्मूला लगाएं, माइनस का log H+, लगाया है फार्मूला, और इसको हमने सॉल्व किया। जब सॉल्व करोगे तो pH बराबर pKa प्लस log pH- की कंसंट्रेशन अपॉन HPH की कंसंट्रेशन, ये फार्मूला आएगा। जरा मेरी पूरी क्लास इस फार्मूले को देख के बताए कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? हेंडरसन हैसल-बैच इक्वेशन, आया ना? इसलिए बेटा भले ये कोई बफर नहीं है, लेकिन अगर हम इसको रफली, बफर है नहीं, रफली ये समझें कि ये वीक एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है,
अगर हम ये मान लें कि इन दोनों ने मिलकर एसिडिक बफर बना दिया है तो इसका पीएच निकालने के लिए डायरेक्ट हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैं फिर कह रहा हूं ये बफर नहीं है। बफर तो तब होता बेटा जब पीएच माइनस को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डाला जाता है। ये तो यही आयोनाइज होके दे रहा है थोड़ा बहुत, तो बफर नहीं मान सकते हैं। लेकिन इसके पीएच का जो बच्चों फार्मूला आ रहा है वो बिल्कुल एसिडिक बफर वाला आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर की अगर आपको पीएच निकालनी पड़ जाए तो बिल्कुल परेशान मत होना, सीधे फार्मूला लगा देना बफर सॉल्यूशन वाला, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग। सॉल्ट की जगह क्या रख देना, कंजुगेट बेस, और एसिड की जगह रख देना एसिड। आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी एसिड बेस इंडिकेटर की पीएच निकाल सकते हैं। यही क्वेश्चन आपके नीट में आया था। क्लियर बेटा, हमने आपको कोई डेराइव करके नहीं दिखाया है, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता था कि कभी भी एसिड बेस इंडिकेटर का आपसे पीएच पूछा जाए तो आप हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन को लगा सकते हो। ठीक है, बफर वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। बस मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको इससे। ठीक है, देखिए। ओके, जानते हो तुम्हारे नीट में जब ये इक्वेशन पूछी गई थी तो कैसे पूछी गई थी? देखिए, मैंने जो इंडिकेटर को समझाने के लिए एग्जांपल लिया है वो फिनोप्थलीन का लेके समझा दिया। तो एसिड की जगह आ गया फिनोप्थलीन और कंजुगेट बेस की जगह आ गया पीएच माइनस। तुम्हारे नीट में जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने एक अननोन इंडिकेटर लिया था, ऐसे करके, ऐसे कोई इंडिकेटर है HIN, उन्होंने ऐसे बोला। HIN, अबे हमने फिनोप्थलीन ले लिया है, तुमने अननोन ले लिया, दिक्कत क्या है? आंसर तो सेम ही आएगा ना, फार्मूला तो सेम बनेगा, एसिडिक बफर वाला फार्मूला बनेगा। यहां पे आ जाएगा IN माइनस और यहां पे आ जाएगा HI, फार्मूला तो सेम ही बनता है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा भाई, ये भी क्लियर हो गया, सारे एक्सप्लेनेशन हो गए, बहुत अच्छी बात। अब सुनना बेटा, अब सुनना, ध्यान सुनिए बेटा। एक बात बताओ, ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है जिसमें आपने इंडिकेटर को डाला है, कलर चेंज को देख रहे हो, तो देख कौन रहा है? हम और तुम। हम और तुम देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? मुंह से नहीं, आंखों से। किससे देख रहे हैं? आंखों से। आंखों से देख रहे हैं, हाँ कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब सुनो, ओस्टवॉल्ड थ्योरी कहती है हमारी आंखें, तुम्हारी भी, दोनों की, हमारी आंखें किसी कलर को तभी देख पाती हैं जब उस कलर वाले आदमी का कंसंट्रेशन दूसरे कलर वाले आदमी से 10 गुना ज्यादा हो, मिनिमम। कितना? बोलो कितना? हमारी आंखें किसी कलर को तभी देख पाएंगी जब उसके वाले मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन दूसरे वाले मॉलिक्यूल से 10 गुना ज्यादा हो। क्लियर? हम कहना ये चाहेंगे बेटा, सुनना, अगर हम बात करें फॉर आवर आईज, हेलो 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 सर, बस क्लास छोड़ के कॉल करता हूं आपको। हेलो, चलिए ये देखिए, तो फॉर आवर आई, तो सामने जरा देखिएगा, मान लो मैं फिनोप्थलीन का केस ही ले रहा हूं। अगर तुम्हें कलरलेस देखना है, क्या देखना है? तो कलरलेस तुम्हें तब दिखाई पड़ेगा जब HPH की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स टू पीएच माइनस, हाँ या ना? और अगर तुम देखना चाहते हो पिंक कलर, बोलो भाई क्या? तो पिंक कलर तुम्हें तब दिखाई पड़ेगा जब पीएच माइनस की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स टू HPH, बोलो हाँ या ना?
हेलो, हाँ सर क्लास में सर, फ्री होकर बस 10 मिनट फ्री होता हूँ सर। जी सर। देखिए, तो अपना सब लोग पेन बंद रखें, सामने देखिए, सामने हो सब लोग। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे फिनोल्फथालीन इंडिकेटर में कलरलेस को देखना है, तो बताओ उस समय बर्तन की पीएच क्या होगी? अब सुनना, अगर कलरलेस देखना चाहते हो तो HPH इज 10 टाइम्स टू पीएच माइनस, है या ना? तो पीएच माइनस बटे HPH बराबर 1/10। अगर तुम यहां 1/10 रखोगे तो सॉल्व करने पे -1 आएगा, मतलब पीएच इज इक्वल टू pKa -1, हाँ या ना? तो आप बताना, अगर तुम पिंक कलर को देखना चाहते हो तो pH माइनस अपॉन HPH इक्वल टू 10। यहां पे 10 रखो, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस 1। ओबे, ये क्या समझ में आया? ये समझ में हमको आया, ओस्टवॉल थ्योरी हमसे कहती है जब कोई इंडिकेटर, सामने देखो, एक कलर से पूरी तरीके से किसी दूसरे कलर में बदलता है तो देयर इज 2 यूनिट पीएच चेंज इन सॉल्यूशन। पीएच चेंजेस फ्रॉम pKa -1 टू pKa +1, तो कितनी यूनिट का चेंज आया? द क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT JEE 2005 या 6 में यह सवाल पूछा गया कि जब कोई इंडिकेटर अपने एक कलर से पूरी तरीके से दूसरे कलर में बदलता है, तो बताइए जरा इंडिकेटर सॉल्यूशन की पीएच में कितना चेंज आता है? 2 यूनिट का चेंज आता है, फ्रॉम pKa -1 से pKa +1। क्लियर है बच्चों? फॉर्मूला क्लियर हो रहा है? जस्ट लिसन टू मी, फिर लिख लेना। फॉर एग्जांपल, आईआईटी सवाल ये था, उन्होंने बोला एक अननोन इंडिकेटर है, एसिड इंडिकेटर, उसका Ka है 10 की पावर -5, ऐसे बोला उन्होंने। तो बता ना, जब ये अपने एक कलर से पूरी तरीके से दूसरे कलर में बदलेगा तो सॉल्यूशन की पीएच में कहां से कहां तक चेंज होगा? अगर Ka है इतना तो pK, तो कलर चेंज होगा pKa -1 से pKa +1, 4 to 6, 2 यूनिट का चेंज होगा। क्या ये सबको समझ में आया? तो जरा इसको लिख लीजिए, फिर ये पॉइंट हम लिखवा दें, फिर जय हिंद, जय भारत, जय किसान कर देते हैं। एक लगवा देंगे, लगा के लाइएगा, ठीक। तो ये ओस्टवॉल थ्योरी ऑफ इंडिकेटर होती है, अगर कोई इंडिकेटर अपने एक कलर से पूरी तरीके से दूसरे कलर में बदल रहा है तो बच्चों ध्यान रखना 2 यूनिट पीएच चेंज होता है, फ्रॉम pKa -1 टू pKa +1। ओके, लिख लो। 10 देयर इज 2 यूनिट pH change when indicator changes completely from one color to other color। और कहां से कहां चेंज होता है मैंने ऊपर लिखवा ही दिया, pKa -1 से pKa +1। ओके बेटा, चलिए। तो इस प्रकार से हमारे छात्रों ने ओस्टवॉल थ्योरी को भी पढ़ा। कुछ नया लगा इसमें? नहीं, सब कुछ हमने बफर से जोड़ के पढ़ा दिया, ठीक है। अब आप लोग सवाल के आगे लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे? बी फॉर बफर, ठीक है, टिक लगाया। मैंने जो कि आगे नंबर डाल लिए, आप चाहे तो नंबर भी डाल सकते हैं ऊपर बफर के ऊपर। बोलो बच्चों, बेटा कोई थोड़ी क्लियर होगी आपको? सारे बेटा सवाल क्लियर हो गए? बेटा कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट पीएच पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट। आप 4-5 या 6-7 साल का अगर हिस्ट्री देखें नीट की, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर। बच्चों किस पर? तो बेटा कल बहुत महत्वपूर्ण क्लास है,
ये काम तो करना, और साथ में जो मैंने आज एक नया काम आपको बताया छुपा के करने वाला, जरूर करना बेटा। कल और परसों इसकी आखिरी क्लास है, फिर कभी मत पढ़ना आईने की क्यों दिया, जाके तुम पेपर देने जाना, मेरा आपसे प्रॉमिस है जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की। कल ये काम करके आना, ओके। तो क्वेश्चन टिक लगा लीजिए, बी लिख लीजिए। 78, 97, 100, 103, 104, 105, हम लिख के लाए सवाल, आप भी लिख लीजिएगा। 110, 11, 13, 14, 100 चल रहा है, 100 के बाद वाले, ठीक है, तुम लोग भरोसा नहीं ना हमको। 15, 16, 18, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 37, बस। ओके बेटा, तो मिलते हैं हम लोग कल आखिरी लेक्चर के साथ। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग चालू करने जा रहे हैं। आराम से जो उसमें रहता है लगा, नई उम्र है, क्या है नई उम्र में, तो है शर्मा जाता है लड़कियों को देख के, है? चलो ठीक है, शर्माना नहीं चाहिए। कुछ सोच रही हो? नहीं बेटा, आवाज तुमने गड़बड़ कर दी है, सही करो। ये क्या कर रहा, कुछ तो निकले। हाँ हाँ, हेलो हेलो, कुछ थोड़ा स्लो, तनिक महीन करो, तनिक आते मसला। हाँ अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। चलो बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने लगभग अपनी सीट को 60 to 70% सॉल्व कर लिया। ये देखिए फायदा मिलता है जब कोई बड़ा चैप्टर हो और उसके सवाल आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ लगाते चले, चैप्टर खत्म, इधर सीट भी। तो आइए आज की क्लास जब तक चाय पी रहे हैं तब तक थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। हाथ बांध कर बैठिए सामने, तन के जरा, अब तन के बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो। हाँ बेटा, हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की चर्चा तो नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे बफर की। हम लोग जानते हैं नॉर्मल सॉल्यूशंस में अगर चुटकी भर एसिड या बेस डाला जाए तो उनकी पीएच में एक लार्ज फ्लक्चुएशन होता है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे सॉल्यूशन बनाए जो चुटकी भर एसिड और बेस को खा जाते हैं और अपनी पीएच पर रत्ती मात्र भी चेंज होने नहीं देते। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे स्पेशल सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। The very popular example is our blood, which is a buffer solution, pH around 7.4. अगर आप इनमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालते भी हैं तो उसको खा जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट टू बी जेन्युइन, अगर वास्तविकता की बात करें तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो फर्क इतना छोटा होता है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। डाइल्यूट करने पर तो रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ता है, बाल भर फर्क भी नहीं पड़ता है, वो हमें एक्सप्लेन कभी करना था, आज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई बफर को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला था हैविंग वन कंपाउंड, दो एग्जांपल बताए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस और ज्विटर आयन डाइपोलर आयन इंटरनल सॉल्ट बाय अमीनो एसिड। हम लोगों ने देखा कि बफर के अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों पोर्शन होते हैं। एसिड को डालते हो तो बेस खा लेता है, और बेस को डालते हो तो उपस्थित एसिड खा लेता है और पीएच को मेंटेन करता है। हम लोगों ने फिर देखा ऐसे बफर जिनके अंदर दो कंपाउंड होते हैं, इनके भी दो एग्जांपल बताए थे, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। इनको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है वीक पार्ट ले लो प्लस उसका सॉल्ट डाल लो विद स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट। जैसे वीक एसिड में सॉल्ट डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एसिडिक वीक बेस में सॉल्ट डाल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, बेसिक बफर। एसिडिक बफर की पीएच 7 से कम, बेसिक बफर की पीएच 7 से ज्यादा। अच्छा भाई, इसके बाद मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल कराए थे, तमाम एग्जांपल कराए थे। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये दे दूं और इसमें मैंने ये सॉल्ट डाला, मैंने पूछा क्या ये बफर है, उत्तर आया नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए अलोंग विद इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट।
तो आपने जब इसी को स्ट्रॉन्ग ले लिया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये बफर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसके स्थान पर हम कमजोर वाला ले लेते तो अब बफर बन जाएगा। अरे कमजोर वाला ले लिया, कमजोर वाला ले लिया तो कह दो गुरुजी कमजोर वाला तो ले लिया, लेकिन जो सॉल्ट डाले हो वो वीक बेस के साथ डाले हो। सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इसलिए ये भी क्या हो गया, कहीं तो लिखे गलत है। NO2 होगा। क्या है बेटा बात? और बहुत सारे केस कराए मैंने, ये ले लिया रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वीक एसिड माना जाएगा और इसका कंजुगेट बेस डाल दिया, ये भी बफर होगा। हमारे ब्लड का बफर क्या होता है? H2CO3 प्लस HCO3 माइनस। क्लियर है? बेसिक बफर बनाना भी हम लोग सीख गए थे। आज हम लोग को चर्चा करनी थी, हेडिंग मैंने लास्ट क्लास में डलवा दी थी, पीएच कैलकुलेशन। देखिए लास्ट ईयर मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था, मैंने सब डिराइव करके दिखाया था, आवश्यकता कुछ भी नहीं, नो नीड टू डेरिवेशन। तो आइए जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए अगर बात करें अपन एसिडिक बफर की, बच्चों एसिडिक बफर की पीएच हम निकालने जा रहे हैं। जैसा आपने देखिए, समझाने के लिए एग्जांपल ले लिया, वीक एसिड है, मान लीजिए मोलैरिटी है M1 और इसमें इसका कंजुगेट बेस डाल दिया, मान लीजिए M। एसिडिक बफर बच्चों बन गया। अच्छा, तो एसिडिक बफर की पीएच का डायरेक्ट फार्मूला बच्चों है पीएच बराबर pKa प्लस लॉग कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। डायरेक्ट मेरा फार्मूला होता है, मैं यहां तक पहुंचने में मुझे 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन यूज कोई नहीं है इसलिए मैं करना नहीं चाहता। तो pH of acidic buffer can be calculated by using the formula pKa plus log conjugate base की concentration upon acid की concentration। ओके, सुना बच्चों? ये देखिए कभी कभी जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कंजुगेट बेस ना लिखकर उसका सॉल्ट लिख देते हैं। अब फिर समझना, देखिए जेन्युइन फार्मूला तो ये होता है, अगर आपका सॉल्ट 1:1 टाइप हुआ तो जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वही कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन होगी। इसलिए आप यहां पर कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन के स्थान पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है दिस सॉल्ट मस्ट बी 1:1। जैसे ध्यान रखिए, कुछ ऐसा ही समझाया था इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। वहां पर जो कंसंट्रेशन सी होती थी वो उस आयन की होती थी जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, लेकिन अगर सॉल्ट 1:1 टाइप का है तो जो सॉल्ट की होगी वही उस आयन की भी होगी। क्लियर? तो ध्यान रखना बच्चों, अक्सर जगह जगह पे आपको लिखा मिलता है लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो अगर सॉल्ट अपॉन एसिड लिखा मिल रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो सॉल्ट क्या होगा, 1:1। ठीक है? अच्छा सुनना बेटा, इस इक्वेशन को बच्चों कहते हैं हिंडरसन हैसल-बैच इक्वेशन। इसे बच्चों कहते हैं हिंडरसन हैसल-बैच इक्वेशन। ठीक है? जब तक लिख रहे हैं चीखिए, बोलिए pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। अगर सॉल्ट बोल रहे हो तो 1:1 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज अच्छा रहेगा आप कंजुगेट बेस बोले। ठीक है? अच्छा सुनना बेटा, Ka तो बच्चों समझी गए होगे, जो वीक एसिड है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट है K। बेटा गेट बंद कर दो, तो धूप सी आ रही है। ठीक है? अच्छा अब सुनना बेटा, कभी कभी एग्जामिनर इन एसिडिक बफर की पीएच पूछते हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, डायरेक्ट आंसर आएगा। और कभी कभी वो लोग क्या करते हैं H+ की कंसंट्रेशन पूछते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप पीएच निकाल लीजिए और पीएच को 10 की नेगेटिव पावर में चढ़ा दीजिए तो आपका H+ आ जाएगा, लंबा काम हो गया। पहले पीएच निकाल लो फिर 10 की नेगेटिव पावर में चढ़ाओ, शॉर्टकट फार्मूला। सामने देखिए कैसे याद करते, देखो जब H+ की कंसंट्रेशन निकालनी हो, क्या निकालनी हो, सुनना, P हट गया, P हट गया, इधर से लॉग हट गया। ठीक, अच्छा जब H+ की कंसंट्रेशन निकालनी
कुछ मत करना, प्लस को कर देना इनटू और इसको पलटा देना। दैट इज H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर Ka इनटू एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन, चाहे बोलो सॉल्ट की अगर 1:1 है और ज्यादा अच्छा बोलो कंजुगेट बेस। ये देखिए बच्चों, डायरेक्ट आपको H प्लस की कंसंट्रेशन मिलेगी। आपने हमारे अंदर एक चीज नोटिस करी होगी, काफी डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन जहां पे डिटेलिंग की जरूरत नहीं होती तो फिर वहां पे याद भी करवाते हैं। अभी याद करना है, ज्यादा बेटर है कि आप इसको याद करें। ये कंपटीशन है हुजूर, आपको वो रास्ते अडॉप्ट करने हैं जहां से ना सिर्फ आपका समय बचे बल्कि आपके कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन हो। इसके डेरिवेशन कराकर कॉन्सेप्ट बेहतरीन नहीं होने वाले हैं, लेकिन हाँ इसको याद कराकर आपके समय जरूर बचने वाला है। तो जैसा बेस वैसा बेस, ठीक है। तो हिंडरसन हेसेलबैच इक्वेशन मैच्योरिटी होनी चाहिए pH इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। जब जब मैं सॉल्ट बोलूं दिमाग में 1:1 आना चाहिए, नहीं तो उसकी जगह बोलिए कंजुगेट बेस। अगर आपको H प्लस निकालना है कुछ मत करो, प्लस बदल गया मल्टीपल में और इसको तुमने पलटा दिया, खत्म मेरे बात। अच्छा सुनो, ये तो बात होगी एसिडिक बफर की। यहां पे क्या रख दोगे कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल एसिड की कंसंट्रेशन क्या रख दोगे यहां पर M1 बोलो यार, और कंजुगेट बेस की क्या रख दोगे, खत्म होगी बात, खत्म, सीधा आंसर। अच्छा अब मान लीजिए बच्चों बेसिक बफर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एसिडिक बफर में एसिड वीक होगा तो pKa आएगा, बेसिक बफर में बेस वीक होगा pKb आएगा, एसिडिक बफर में डायरेक्ट pH निकल के आएगा, बेसिक बफर में डायरेक्ट pOH निकल के आएगा, बाकी सब कुछ क्या होगा सिर्फ, हाँ यहां कंजुगेट बेस है वहां कंजुगेट एसिड होगा, दैट्स इट, राइट। तो अगर एसिडिक बफर को लिख लिया हो तो मैं हटाऊं, हटाओ बच्चों, अच्छा लिखे, हटाएंगे नहीं, एक दूसरा पेज लेके आएंगे, हटाते नहीं है, एक चीज कंपैरेटिव स्टडी कराएंगे एक चीज की। बेसिक बफर समझाने के लिए मैंने कोई बेसिक बफर ले लिया, वीक बेस ले लिया, प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। आप देखिए 1:1 सॉल्ट है तो जो कंसंट्रेशन सॉल्ट की होगी वही कंजुगेट एसिड की होगी। देखो बेटा हमारा काम होता है बच्चों को वास्तविकता बताना। अब वो अलग बात है कि तुम 100 क्वेश्चन लगाओगे तो 100 में 100 क्वेश्चन में सॉल्ट बेटा 1:1 ही होता है। और बताओ वो जबरदस्ती के क्वेश्चंस होते हैं जो टफ किताबों में जो ऑथर होता है वो बना के डाल देता है कि सॉल्ट 1:1 के स्थान पे 1:2 ले लिया। अदरवाइज अगर मैं अपने एग्जाम की बात करूं, नीट की बात करूं, मैं एम्स की बात करूं, IIT बना दूं, तो इन एग्जाम्स में सॉल्ट बेटा 100 में 100 क्वेश्चनों में 1:1 ही होते हैं, चाहे फिर वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस हो चाहे फिर वो बफर के क्वेश्चंस हो। इसीलिए जो हम लोग की 12th स्टैंडर्ड की बुक्स होती हैं वहां पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कंजुगेट बेस पर, वहां पे सॉल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मेरा काम आपको बताना था एग्जाम एक ऐसा ऊंट है कैमल जो किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं होता है। कभी साला पेपर इतना सरल आ गया 2020 और 2016 इतना कठिन आ गया कि तोते उड़ गए नीट के पेपर। जिस साल आया था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ट्रांस इफेक्ट, जिस साल आया था एरिथ्रोथ्रियो 2016 में आया था, ये सब तोते उड़ गए। तो ये कंपटीशन है, ये एक ऐसा कैमल है, ऊंट के बारे में कहावत कही जाती है ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं। तो एक कंपटीशन के छात्र को जेन्युइन चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनना, अब नया क्या है देखिएगा। इसके पहले मैंने एसिडिक बफर कराया था तो वहां पे मैंने एसिड और उसके सॉल्ट का कंसंट्रेशन लिया था। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं कंसंट्रेशन के साथ साथ उनके वॉल्यूम भी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, वॉल्यूम। कि हमने M1 मोलर V1 ml इस बेस को M2 मोलर V2 ml इस सॉल्ट के साथ डाला। ठीक, बताइए पीएच क्या होगी। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हिंडरसन हेसेलबैच इक्वेशन बनेगी। पीएच की जगह आ जाएगा पीओएच, पीकेए की जगह आ जाएगा पीकेबी प्लस लॉग, चाहे लिखो सॉल्ट और चाहे लिखो कंजुगेट एसिड अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं भाई, अच्छा भाई दिक्कत तो कोई नहीं है। अब सुनना, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर 1:1 है तो कंजुगेट एसिड बोलो या सॉल्ट बोलो वो एक ही बात होती है, ठीक। अच्छा अब हम लोग चाहे तो जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन निकाली वैसे डायरेक्ट OH आयन की भी निकाल सकते। बनाइए बात, बनाइए Kb इंटू बेस की कंसंट्रेशन अपॉन चाहे सॉल्ट बोलो चाहे कंजुगेट बेस बोलो, सॉरी एसिड, ठीक है सही करते सही करते।
जो चाहो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा, ठीक है। इसे ही बच्चों कहते हैं हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। अच्छा, आपसे तो पीएच पूछी गई थी, आपने तो पीओएच निकाल लिया, आगे की बात आपको मालूम ही है। इस पीओएच को 14 में से घटा देंगे तो हमारी पीएच आ जाएगी भाई, ये भी सबको मालूम है। सवाल ये है गुरुजी नया क्या है इसमें, वो देखिए बस, नया देखिए क्या है। अच्छा, बच्चों बफर के केस में, बफर के केस में अगर वीक पार्ट और उसके सॉल्ट का सिर्फ कंसंट्रेशन दिया है तो तुम वो रख दो, जैसा कि मैंने इसमें किया था। ये देखिए, सिर्फ कंसंट्रेशन दिया गया था, मैंने डायरेक्ट उठा के क्या रख दिया, कंसंट्रेशन रख दिया। लेकिन अगर बच्चों कंसंट्रेशन के साथ वॉल्यूम भी दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, हम वहां पे उनकी कंसंट्रेशन नहीं रखते हैं बल्कि उनके मोल्स रखते हैं। क्या रखते हैं? वॉल्यूम लीटर में है तो मोल बोल देना, वॉल्यूम एमएल में है तो मिली मोल बोल देना। जैसे अब तुम बेस की जगह पर M1 नहीं रख सकते, अब आप बेस की जगह पर रखोगे M1V1। तुम कंजुगेट एसिड की जगह पर M2 नहीं रख सकते, तुम इसकी जगह पर रखोगे M2V2। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा, मैं चाहूं इतना बोल के आगे बढ़ सकता हूं, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, लेकिन वही ना कीड़े हमारे अंदर है चीजों को समझाने की कि गुरुजी तुम तो बड़ा ब्रैकेट लगाए हो। अब बड़ा ब्रैकेट का मतलब तो हमेशा कंसंट्रेशन से होता है, दैट इज मोलैरिटी। फिर सर आखिरकार अब मोलैरिटी की जगह पर मोल्स क्यों रख रहे हैं? आप मोलैरिटी की जगह पर मिली मोल्स क्यों रख रहे हैं? ये गुनाह आप क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों तुम तन की आंखों से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें ये मोल्स दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे तो अभी भी ये कंसंट्रेशन ही दिखाई पड़ रही है। आप सोच रहे हो सर ऐसा कैसे हो गया, M/V तो मोल्स होता है। आइए हम आपको दिखाएं, देख लेना एक्चुअली क्या हुआ। जब आपने M1 मोलर V1 ml इसको और M2 मोलर V2 ml इसको एक बर्तन में डाला तो बर्तन का कुल वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2। अकॉर्डिंग टू, आप इसी चैप्टर में भी पढ़ाया है मैंने आपको, और वॉल्यूमेट्रिक से भी मालूम है कि आफ्टर डाइल्यूशन द न्यू कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, M2 इक्वल टू M1 V1 अपॉन V2। राइट और रॉन्ग? देखिए, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में देखिए जरा, इसकी नई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। मान लो M1 डैश हो गई, ठीक, तो देखना M1 डैश बराबर M1 V1 अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्लियर? दिस इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ बेस जो आप यहां पे रखेंगे, ठीक। और मिलाने के बाद देखिए सॉल्ट की नई कंसंट्रेशन क्या हो गई। मान लीजिए M2 डैश बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम। सॉल्ट के स्थान पर एक्चुअली में आपने इसको रखा होगा, जब दोनों को रखोगे तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, ऊपर बचेगा M1 V1, नीचे बचेगा M2। तो रखा बेटा मैंने कंसंट्रेशन ही था, वो तो टोटल वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो आपको मोल्स दिखाई पड़ने लगे। एम आई राइट और रॉन्ग? लॉजिक में समझ में आ रहा है कि यहां पे मोल्स क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? चलिए, हमने आपको एक्सप्लेन किया, वो अलग बात है, लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर सिर्फ कंसंट्रेशन दी है तो डायरेक्ट रख दो, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ अगर वॉल्यूम भी दिया है तो कंसंट्रेशन नहीं रखोगे, मोल्स रखोगे। क्या रखोगे? आप ऐसे याद रखिए, हमने समझाया एक्सप्लेन करके, वो अलग बात है। आप ऐसे याद रखेंगे, सिर्फ कंसंट्रेशन दी है तो वो रख दीजिए, उसके साथ वॉल्यूम भी अगर दिया हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रखिए। किसी बच्चों को संदेह कोई? चलिए लिख लीजिए, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन इसको भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जब बेटा हम पीएच कैलकुलेशन करना बच्चों को सिखा देते हैं तो यहां पे बेटा एक क्वेश्चन आता है, तो देखिए फॉर बेस्ट बफरिंग एक्शन, इसी में सिखाएंगे आपको। देखिए तो सब लोग तैयार है? आइए बच्चों इसको हटा दे। पीएच निकालना आप लोग बफर की सीख गए हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमारा अगला पॉइंट है फॉर बेस्ट बफरिंग एक्शन। सुनिए बेटा, देखिए सबसे पहले शब्द को समझिए,
ये बेस्ट बफरिंग एक्शन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई आपने बफर बनाया वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट या वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट, बफर बनाया। ये बफर किस कंडीशन पर अपना सबसे अच्छा काम करेगा? दिस इज द सेंटेंस फॉर बेस्ट बफरिंग एक्शन। वो क्या कंडीशन है जिस पर अगर हम किसी बफर को बनाएं तो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का बफर बने? तो सुनो, वो कंडीशन है एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। वो कंडीशन है एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। मतलब क्या होता है इस हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का? तो वो और देख लीजिए, सामने देखिए। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का बच्चों मतलब है अगर एसिडिक बफर आपके पास है तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का मतलब है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बिकम इक्वल टू सॉल्ट। चाहे सॉल्ट बोलो चाहे कंजुगेट बेस बोलो, बार बार हमसे मत बोलो, समझ तो गए होगे अब तक? नहीं समझे अभी तक? अच्छा, तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का मतलब है अगर एसिडिक बफर है तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और जब ये बेसिक बफर है, जब ये बेसिक बफर है तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इस पॉइंट को कहते हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक है बच्चों, सामने देखिए, सामने देखिए। एसिडिक बफर के लिए लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए। हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन ये होता है, ये होता बच्चों। अब देखो, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर जब एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो गई, ये वैल्यू कट गई, कितना बचा? 1 log 1 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? मतलब पीएच बराबर। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर पीएच बराबर होता है पीके। अगर एसिडिक बफर है और अगर बेसिक बफर है तो पीओएच बराबर होता है पीके। This is called half neutralization point for best buffering action, right? ओके, चल ये समझाने के लिए बताया था है ना कि जब सॉल्ट और एसिड बराबर हो जाएंगे तो पीएच बराबर पीके आएगा, और जब सॉल्ट और बेस बराबर हो जाएंगे तो पीओएच बराबर पीके आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ